नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कंपटीशन बॉस और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहां बात कर रहे हैं 40,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। ये शिक्षक भर्ती इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें 3 नई शर्तें जोड़ी गई हैं, यानी कि 3 वो कैटेगरी अब क्लियर कर दी गई हैं जो इस शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकती हैं या फिर जो इस शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगी। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो इस शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, टीचर्स रिक्रूटमेंट 2021 के लिए पात्र होंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो वो तीनों शर्तें देखेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारे अमेंडमेंट किए गए हैं इस नई शिक्षक बहाली में, तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल से एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मामला जुड़ा हुआ है बिहार से, जहां छठे चरण की शिक्षक बहाली चल रही है जिसमें 30,000 टीचर्स की भर्ती की जा रही है और 7वें चरण की 40,000 शिक्षक भर्ती है। उसके रुझान भी आना शुरू हो गए हैं जिसको लेकर के वहां काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं। तो यहां सबसे पहले देख लेते हैं एस्टेट 2019 का मुद्दा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल 7वें चरण की बहाली होनी है जिसमें 40,000 टीचर्स की भर्ती होनी है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में, ठीक है ना, हाई स्कूल्स में। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम यह आई कि जब 2019 का रिजल्ट आया एस्टेट का या टेट का, तो उससे पहले सरकार ने कहा था कि जितने भी क्वालिफाई होंगे वो सभी शिक्षक बन जाएंगे या उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफाई थे वो सीटों की संख्या से कम थे, ऐसे में उन सबके चांस थे। लेकिन जब बाकी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, उर्दू, संस्कृत वगैरह का, तो इसमें स्थिति यह बन गई कि इसमें सीटें रह गई कम और क्वालिफाई हो गए ज्यादा, क्योंकि वहां एक शब्द जोड़ दिया गया, क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट। ठीक है, तो ऐसे में समस्या गहरा गई। तो वर्तमान इसकी स्कूल की स्थिति देख लेते हैं स्कूल शिक्षक भर्ती की। तो हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती होनी है, 15 सब्जेक्ट है जिन पर यह भर्ती होनी है। तो अब यहां सबसे पहली बात यही आ रही है, इंपॉर्टेंट इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो नया अमेंडमेंट है उसके अनुसार इसमें एलिजिबल कौन कौन होंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, 7वें फेज की या 7वें चरण की जो टीचर्स रिक्रूटमेंट बिहार में है उसमें कौन कौन पात्र होंगे, उस बाली के नियुक्ति के लिए कौन कौन पात्र होंगे। तो पहला वो लोगों को पात्र घोषित किया गया है जो एस्टेट 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। सुन लीजिए, पहले वो भाई बहन हैं जो एस्टेट 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल हैं और इनकी संख्या है 30,675। इनकी संख्या है 30,675। अब दूसरी कैटेगरी वो है जो क्वालिफाई है एस्टेट में, ठीक है ना, जिन्होंने एस्टेट को क्वालिफाइड कर लिया है, तो उनकी संख्या करीब 35,000 है। तो इस प्रकार 35 और 30 65,000 के आसपास, ये 65,500 के आसपास ये भाई बहन हो गए जो इस शिक्षक बहाली में, 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जिनको मौका मिलेगा, जो शामिल होंगे। लेकिन तीसरी कैटेगरी और है। ये तीसरी कैटेगरी कहां से आई? एक्चुअल में अभी सरकार ने नियम बना दिया है, बिहार में भी ये नियम बन गया है कि जो टेट का सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम वैलिड होगा, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। तो ऐसे में जो ये नियम लागू किया गया है ये 2011 से लागू किया गया है। अब 2011 से लेकर के आज 2021 हो रही है, इस 10 साल में जो भाई बहन शिक्षक नहीं बन पाए उनका टेट सर्टिफिकेट वापस से एक्टिव हो गया है और अब इस 7वें चरण में वो भी शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट उनको मिल जाएगा। और ऐसे जो भाई बहन है उनकी संख्या कुल 16,196 थी, लेकिन इनमें से करीब करीब वो भाई बहन शामिल होंगे 5 से 6,000 जो अभी तक कहीं भी टीचर नहीं बन पाए, तो उनका टेट सर्टिफिकेट फिर से एक्टिव होने के कारण वो भी इस बहाली में शामिल हो पाएंगे। इस कारण करीब 72,000 के आसपास ये संख्या बैठ जाती है। तो टीचर्स की बात करें तो 7वें चरण में 40,000 पद होंगे और जो इसके दावेदार हैं वो 72,000 हो जाएंगे। तो देखिए, यूं माने तो करीब करीब जस्ट एक सीट पे 2 भी दावेदार नहीं है देखा जाए तो मुकाबला टफ जरूर है, लेकिन इतना टफ नहीं है। दुख उन भाई बहनों को है जो मेरिट लिस्ट में शामिल थे और वो अब इस नियम के कारण बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन रही है। अब जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट था मामला, उसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी। इसके बारे में मैंने आपको इसी चैनल पर बताया भी था कि एक कमेटी बनाई है और वो 3 दिन में अनुशंसा करेगी। उस कमेटी ने अनुशंसा कर दी है और उन्हें भी शिक्षक बहाली के 7वें चरण में पात्र मान लिया गया है। अब बात आती है कि हाउ टू फिल फॉर्म। इस 7वें चरण की बहाली के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7वें चरण के लिए भाई फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होंगे, पहली बात तो ये क्लियर ही है, ठीक है ना। दूसरी बात, अभी तक क्या होता था कि जो नियोजन होता था वो नियोजन इकाई करती थी, तो वो तो एज इट इज रहेगा।
यानी कि जो आपके नियोजन है वो तो नियोजन इकाई ही करेगी, लेकिन अभी तक आप क्या करते थे, हर नियोजन इकाई के लिए अलग अलग फॉर्म भरने थे। अब जितने नियोजन इकाई है आपको उतने फॉर्म भरने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है और उसमें नियोजन इकाई की प्राथमिकता आपको देनी है कि आपको जहां पोस्टिंग चाहिए वो नंबर 1 पे, उसके बाद सेकंड नंबर की आपकी प्राथमिकता, उसके बाद थर्ड नंबर की आपकी प्राथमिकता, ऐसे टोटल नियोजन इकाई जितनी भी है वो सारी प्राथमिकताएं भरनी है। आपको उस एक ही फॉर्म के आधार पर नियोजन इकाई के हिसाब से नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये आपका इसमें दूसरा चेंज आया है, ठीक है। 3 चेंज तो आपके वो हो गए इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के। चौथा चेंज आया है इसमें आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। अब नियम देख लेते हैं, नियम क्या कहते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार रहेगा। तो इसमें जो शिक्षक भर्ती नियमावली 2020 लागू होगी, टेट शिक्षक संघ है वो भी यही कह रहा है कि 2020 शिक्षक संघ की नियमावली है उसी को लागू किया जाए। इसको लेकर के वो हाई कोर्ट में जाने की बात भी कह रहा है, वो जब जाएगा जबकि अलग बात है। लेकिन फिलहाल क्या सिस्टम बनेगा, हाई स्कूल के लिए मान लीजिए अगर आप 9वीं 10वीं क्लास के टीचर बनना चाहते हैं और हाई स्कूल में आप टीचर बहाली के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका स्नातक में जो भी परसेंटेज आया है वो उसमें जुड़ेगा आपका बीएड में जो भी परसेंटेज आपने प्राप्त किया है वो। तो इन दोनों के परसेंटेज को जोड़ करके इसमें 2 का भाग लग जाएगा, जो भी भागफल आएगा वही आपकी मेरिट संख्या होगी, मेरिट के आपके नंबर होंगे, मेरिट का आपका क्रमांक होगा, मेधा सूची आपकी वही होगी। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक की बात करें तो वहां पीजी में जो भी आपके प्रतिशत प्राप्तांक है वो, उसमें आपके बीएड का प्रतिशत प्राप्तांक है वो, दोनों जुड़ेंगे, फिर इसमें 2 का भाग दिया जाएगा, जो भी भागफल होगा वो आपका मेधा सूची होगी। तो ठीक है, तो आपके यहां बात करें यानी कि माध्यमिक में तो आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड अपॉन 2, और अगर मान लीजिए बात करें उच्च माध्यमिक में तो पीजी प्लस बीएड में भाग 2। तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है इस भर्ती में। अब वो भूतपूर्व सैनिक मेरे भाई जो शहीद हो चुके हैं और जिनके पीछे उनकी मिसेज रह गई है, परिवार रह गया है, तो उनकी वीरांगनाओं के लिए यहाँ 10% 10 अंकों का एक अलग से बेनिफिट दिया जाएगा उनको, और जो अतिथि शिक्षक है उनको भी 5 अंक का अलग से वेटेज दिया जाएगा। तो अतिथि शिक्षकों को, गेस्ट टीचर फैकल्टी को 5 अंकों का और शहीदों की वीरांगनाओं को 10 अंकों का एक्स्ट्रा यहाँ वेटेज बतौर बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये स्थिति आ रही है यहाँ पर। और दूसरा जो इसमें है एस्टेट शिक्षक संघ, वो कह रहा है भाई इसमें मामले को हम हाई कोर्ट में ले जाएंगे और वो चाहते हैं कि 2020 के नियमावली के हिसाब से ही भर्ती की जाए और जितने भी जो मेरिट में थे उन सबको भर्ती किया जाए, उसके बाद बाकी लोगों को शामिल किया जाए। तो ऐसी कुछ उनकी मांगे हैं 2-3 जिनको लेकर के वो कोर्ट में जाने की विचार बना रहे हैं। तो ये कमेंट बॉक्स आप ही का है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या सरकार ने ये सही किया है, और अगर नहीं किया है तो सही क्या हो सकता है। ओवरऑल निष्पक्ष पक्ष रखते हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। आपस में आप एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही को यूज करना है, ये आप ही के लिए। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप छोड़ दीजिए, उसका जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।